राधे राधे बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका एक कैंपस अपने इंस्टीट्यूट पर। और मैं आपको जनरल साइंस के कुछ टॉपिक्स के बारे में बता रहा था। और पिछली क्लास में हमने परमाणु संरचना का अध्ययन कर लिया था। आज हम यौगिकों के जो रासायनिक गुण हैं, जिनकी वजह से यौगिक जाना जाता है, और ये यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं कि इनके ऊपर सवाल आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, उन गुणों को पढ़ते हैं। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है यौगिक का रासायनिक गुण या यौगिकों का रासायनिक गुण। देखो, केमिकल नेचर क्या होता है। जनरली केमिकल नेचर जो है कंपाउंड का, वो पहला टॉपिक जो है हमारा वो है क्वथनांक, कि अगर कोई द्रव होगा तो हम उसके क्वथनांक को पढ़ेंगे। क्वथनांक को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक। सेकंड जो टॉपिक है वो होता है गलनांक। इसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। थर्ड जो टॉपिक है हमारा वो कहलाता है हिमांक। इसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है डेंसिटी, घनत्व। इसे हम डेंसिटी कहते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है हमारा वो आता है वाष्प दाब। इसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। अरे प्रेशर की स्पेलिंग सही करो। ठीक। इसके बाद जनरली ये जो कैरेक्टर है वो सारे लिक्विड के हैं। ठीक है। इसके बाद जो संरचना आती है या जो गुण आते हैं, ठीक, उनको हम कहते हैं कि भाई जैसे प्लाज्मा पदार्थ की एक अवस्था है। ठीक। और अदर पॉइंट्स, अन्य मक्खीपूर्ण या महत्वपूर्ण। बिंदु, मेरी प्यारी बिंदु, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। तो ये सारे केमिकल कैरेक्टर्स हैं जो कंपाउंड के केमिकल कैरेक्टर्स हैं, और इनसे जनरली सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, कि क्यों ऐसा होता है। अब सबसे पहली अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है क्वथनांक का पॉइंट, यानी जिसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है इसको समझते हैं। ठीक। क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं या बॉइलिंग पॉइंट को समझते हैं, तो इस बॉइलिंग पॉइंट का तात्पर्य यह है कि अगर किसी द्रव का वाष्प दाब वाष्प अवस्था के वाष्प दाब वाष्प अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, अगर किसी द्रव यानी लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर जो है वो वेपर फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। ठीक। द्रव अवस्था का वाष्प दाब वाष्प अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। ये एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। इसको समझने के लिए
मैं आपको एक और टॉपिक बता रहा हूं, समझा रहा हूं। क्या होता है कि सबसे पहली कंडीशन होती है कि जल ने वाष्प बनाई। पहली कंडीशन, जल ने वाष्प बनाई, या जल के स्थान पर हम ले सकते हैं द्रव। द्रव ने वाष्प बनाई, तो इस क्रिया को हम कहते हैं वाष्पन। ठीक। फिर वाष्प बंद पात्र में उपस्थित होने के कारण पुनः द्रव की सतह से जुड़ने लगता है। ठीक है, तो वाष्प फिर द्रव बनाता है और इस क्रिया को हम कहते हैं संघनन, कंडेंसेशन, वेपराइजेशन, इवेपरेशन और कंडेंसेशन, संघनन। तो ऐसा होता है कि द्रव वाष्प के मध्य उत्पन्न होती है साम्यावस्था। साम्यावस्था का मतलब है चीजों का रुक जाना, साम्य आ जाना, ठहर जाना। मतलब ना तो अब वाष्प बनेगी और ना अब द्रव बनेगा। तो द्रव का जो दाब होगा, ठीक, कौन सा दाब? वाष्प अवस्था के दौरान दाब। और वाष्प का जो दाब होगा, कौन सा दाब? वाष्प अवस्था के दौरान दाब। तो इन दोनों का जो दाब है, जितना द्रव है उतनी वाष्प है, दोनों रुक चुके हैं, एक दूसरे के साथ दम लगा रहे हैं, भाई तू जा कैसे जाए, वो मुंह बता तू। ठीक, उस कंडीशन में इस साम्यावस्था पर जो दाब उत्पन्न होता है, जो रिजल्टेंट दाब आता है, उसी को हम कहते हैं वाष्प दाब। क्या कहते हैं? वाष्प दाब। और जिस ताप पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब वाष्प अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, उस ताप को कहते हैं क्वथनांक। ऐसा माना जाता है कि जल के लिए 100 डिग्री सेल्सियस वह ताप है जब इसकी द्रव अवस्था का वाष्प दाब इसकी वाष्प अवस्था के वाष्प दाब के बराबर प्राप्त होता है। ठीक, बात समझ में आई? जल के लिए। अल्कोहल के लिए बात करें तो करीबन ये 87 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। ठीक है। ईथर के लिए बात करें, ईथर एक ठंडा पदार्थ है जिसका उपयोग शीतलक के रूप में भी किया जाता है। अल्कोहल एक बढ़िया पदार्थ है जिसका उपयोग शादियों में किया जाता है और जब मौसम बढ़िया हो तब भी किया जाता है। बाकी आप सब जानते हैं। ठीक, जल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है ये सब आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। ईथर का क्वथनांक लगभग 65 डिग्री सेल्सियस से अधिक प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह है कि ये वो तापमान है जहां पर इनकी द्रव अवस्था का वाष्प दाब इनकी वाष्प अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होगा, जिसे हम ये कंडीशन कहते हैं, यानी संघनन और वाष्पन की दर बराबर हो जाएगी, जिसे साम्य अवस्था कहते हैं। द्रव वाष्प साम्य अवस्था के दौरान जब संघनन और वाष्पन की दर बराबर हो जाए तो जिस ताप पर यह वाष्प दाब प्राप्त होता है उसे क्वथनांक कहा जाता है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि क्वथनांक क्या होता है। अगला जो टॉपिक हम पढ़ते हैं या अगला जो टॉपिक हम देख रहे हैं वो है हमारा गलनांक। गलनांक क्या होता है? किसी वस्तु का पिघलना। किसी वस्तु का पिघलना किस पर निर्भर करता है और क्यों पिघलती है वस्तु, उस टॉपिक को हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो अगला टॉपिक हमारा जो है वो है मेल्टिंग पॉइंट। कोई चीज मेल्ट कब होती है? तो देखो बच्चों, मेल्ट, अगर किसी चीज की मेल्टिंग स्टेट देखनी है हमें तो हमें एक सिंपल सा लॉजिक समझना पड़ेगा कि एक हमारे पास होगा ठोस, सॉलिड, और ये कन्वर्ट होगा लिक्विड में, द्रव में। हमारे पास एक सॉलिड है और वो कन्वर्ट होगा लिक्विड में। ठीक, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमको चाहिए ताप, टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर जो है इसे ही हम कहते हैं गलनांक। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि वस्तु कब गलती है, कब कोई वस्तु ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आती है और क्यों आती है। तो देखो, ठोस के दो प्रकार होते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को क्रिस्टेलाइन
सॉलिड कहते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस को एमोर्फस सॉलिड कहते हैं। देखो, एमोर्फस का मतलब होता है मॉर्फिज्म, संरचना के आधार पर बनाया गया यौगिक, ठीक है। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है क्रिस्टल, प्रकृति में जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं क्रिस्टल। तो ठोस दो प्रकार के हो गए, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। सॉलिड को जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो हमें तापमान चाहिए, तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ना, इनमें ठोस को द्रव में बदलने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है, ठीक। और एमोर्फस सॉलिड जो होते हैं इनमें कम ताप की आवश्यकता होती है, या इनके कंपैरिजन में कम चाहिए ताप, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक। अब लॉजिकली बात को समझें, तो लॉजिकली बात समझने की यह है कि हाई टेम्परेचर किस किस को चाहिए। तो देखिए, जैसे मैं बात करता हूं NaCl, NaCl क्या है, इसको बोलते हैं रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट क्या है, नून है, नून, नमक, ठीक है। तो ये रॉक सॉल्ट जो है NaCl, इसका गलनांक लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ऐसा क्यों होता है उसका कारण बताता हूं। देखो, Na हमेशा प्लस आवेश बनाता है और Cl हमेशा माइनस आवेश बनाता है। ये हम सबने 10th 9th क्लास में पढ़ा है, और 10th क्लास हर बच्चा पढ़ता है। और प्लस और माइनस के बीच में एक बल लगता है, प्लस और माइनस के बीच में एक बल लगता है जिसको वैद्युतीय बल कहते हैं। इसे कूलाम बल भी कहा जाता है, कूलाम फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब ये जो फोर्स यहां डेवलप हुआ है, लगा है, ये इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि इस फोर्स को कम करने के लिए, मॉलिक्यूल को अलग करने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, ठीक है। तो इस फोर्स को कम करना, ठीक, और कम करते करते टेम्परेचर बढ़ाना, कम करना, तब जाकर सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ अपने फोर्स को तोड़कर अपनी डिस्टेंस बढ़ाते हैं, और डिस्टेंस बढ़ने से ये लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल में ऐसा माना गया है कि क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक उच्च होता है और अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक कम होता है। अब इसमें तो विद्युतीय बल लग रहा है, कूलाम बल लग रहा है, और भी बहुत सारे बल हैं, ठीक है, जो प्रबल बल के रूप में होते हैं। सामान्यतः इनमें जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनमें लगने वाले जो बल होते हैं वो दुर्बल बल होते हैं, और दुर्बल बलों की उपस्थिति में कम ताप में ही क्या होता है, वस्तु पिघलने लगती है, ठीक। तो ये ऐसी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसे कहेंगे लॉजिकली हम गलनांक। गलनांक वह तापमान है जिस पर ठोस वस्तु द्रव वस्तु में या द्रव अवस्था में आसानी से परिवर्तित हो जाती है। सॉलिड इजीली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट दैट टेम्परेचर विच इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, ठीक है। एक सर्कमस्टांसेस होती है, एक टॉपिक होता है जो हम पढ़ सकते हैं। अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है उसको समझते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, देखो, इसे कहते हैं हीमांक। सबसे पहले तो हम समझते हैं हीमांक क्या होता है, और फिर हीमांक में होने वाले परिवर्तन को आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो हीमांक क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, हमारा एक सिंपल सा लॉजिक है जिसे हम पढ़ना चाहते हैं कि एक हमारे पास ठोस अवस्था है, या सॉरी द्रव अवस्था है, लिक्विड स्टेट, और इस लिक्विड स्टेट को हमने ठोस अवस्था में बदला, मतलब सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट किया है। हीमांक का मतलब होता है फ्रीज होना, जमना किसी चीज का, ठोस अवस्था में बदला है। तो लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, ठीक है, सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर मतलब वाष्प दाब के इक्वल अगर हो गया तो जिस टेम्परेचर पे ये काम हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, हीमांक बोलेंगे। द्रव अवस्था का वाष्प दाब अगर ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए तो उसे हीमांक कहा जाता है, ठीक है। बात समझ में आई, सिंपल सा लॉजिक। किसी लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए तो उसे हीमांक कहते हैं, ठीक है, समझ आया, शाबाश। अब लॉजिक क्या है,
हिमांक किसी भी वस्तु का ज्ञात किया जा सकता है जो द्रव कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है और उसे हम ठोस कर सकते हैं। कंडीशन एक है, दोनों के वाष्प दाब को बराबर करना पड़ेगा, एक ताप देना पड़ेगा जिससे वस्तु जमने लगे। जैसे जल के लिए हिमांक जो होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। जल अगर लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। एल्कोहल 0 डिग्री सेल्सियस, मैं क्वथनांक बोल गया गलती से, ठीक है। एल्कोहल जो है उसका होता है -4.7 डिग्री सेल्सियस। तो लॉजिकली हम क्या देख रहे हैं कि हिमांक जो है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की कंडीशन है जिस पर कंपाउंड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक, अपनी ठोस द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में। बाकी इसके लॉजिकल क्वेश्चंस और मिलेंगे आपको जो मैं आगे लेकर चलूंगा, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो करनी होती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं करनी होती है, ठीक है, तो उस लेवल पर लेकर चलेंगे। अब अगला हमारा जो पॉइंट आता है वो आती है डेंसिटी, घनत्व। डेंसिटी के संबंध में आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक ने एक संबंध प्रस्तुत किया था जिसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक। घनत्व क्या है, डेंसिटी क्या है। मान लीजिए कि हमारे पास एक द्रव का पात्र है, इस द्रव के पात्र में हमने कोई वस्तु रखी है, कोई ठोस वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, ठीक। तो जब ये वस्तु इसके अंदर आएगी तो ऐसा मान लीजिए कि जब ये वस्तु हम डुबोएंगे इस द्रव में तो इस द्रव्यमान के कारण जितना आयतन बाहर निकलेगा, जल का जितना आयतन हटेगा, ठीक, तो m द्रव्यमान की वस्तु के कारण जल का हटाया गया आयतन उस वस्तु का घनत्व कहलाता है। तो आर्किमिडीज ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। एक सिंपल सा लॉजिक। अपन कोई सॉलिड सब्सटेंस रखेंगे, जैसे आपने पानी है, पानी में हाथ डाला तो आपके हाथ की डेंसिटी जितनी होगी पानी इतना ऊपर उछल के आएगा, यह आपने बहुत किया होगा। तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी के ऊपर सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, जैसे पारे का घनत्व कितना होता है। पारे का घनत्व उच्च होता है, एक सामान्य सवाल। जल की तुलना में, एल्कोहल की तुलना में, अन्य द्रव की तुलना में पारा मरकरी एक ऐसा यौगिक है जिसका घनत्व उच्च होता है, ठीक है, हाई डेंसिटी का कंपाउंड है। इसीलिए पारे को थर्मामीटर में उपयोग में लिया जाता है, क्योंकि ये पहली चीज ताप से कम प्रभावित होता है, ठीक है। प्रभावित होने का मतलब अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करता है, ताप के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे ही टेम्परेचर मिलेगा ये रेस्पॉन्स दिखाएगा, अपनी अवस्था में परिवर्तन करेगा, ठीक, भागेगा। अब ये भी कण दूर दूर जाएंगे, लेकिन रेस्पॉन्सिबल ये है कि पारा वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा, पारा पारा ही रहेगा। अगर तापमान बढ़ता है 2, 4, 5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है तो ये थर्मामीटर में उपयोग लेते हैं, क्योंकि डेंस वस्तु है, अधिक घनत्व रखती है, तो तापमान नॉर्मल होने पर आसानी से नीचे आ सकती है, ठीक है। और इस लॉजिक को हम समझ सकते हैं। सर्वाधिक घनत्व वाली वस्तु अगर पूछी जाए, विश्व में सर्वाधिक घनत्व वाली वस्तु कौन सी है, तो हम कहेंगे डायमंड, हीरा, ठीक। बहुत ज्यादा घनत्व होता है क्योंकि अणु इतने पास पास स्थित होते हैं कि उनके द्वारा घेरा गया आयतन न्यूनतम होता है। अगर किसी का आयतन घटा दें हम तो उसकी डेंसिटी बढ़ा देंगे हम, बढ़ जाएगी उसकी डेंसिटी। तो ये लॉजिकल चीजें हैं जो आपके सामने हैं। घनत्व क्या है, हिमांक क्या है, गलनांक क्या है, क्वथनांक क्या है, ये सारी की सारी लॉजिकल चीजें हैं जो पढ़ने लायक हैं, ठीक। ये सारी की सारी लॉजिकल चीजें हैं जो पढ़ने लायक हैं और इन चीजों को अपन आगे लेकर चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं अपना वाष्प दाब। पहले मैं इसे पढ़ा चुका हूं कि वाष्प दाब क्या होता है। अब मैं बताना चाहता हूं कि वाष्प दाब में क्या क्या परिवर्तन करें हम, जिससे हमें लॉजिकली चीजों को समझने में आसानी हो, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है वाष्प दाब के अनुप्रयोग, वाष्प दाब के अनुप्रयोग।
देखो, सबसे पहली चीज, खाना जल्दी पकाने के लिए ये पहला टास्क है हमारा, खाना जल्दी पकाना। आपको पता है हम कुकर का उपयोग करते हैं, कुकर की सीटी में मारो मन डोल, वो वाला कुकर, ठीक। तो कुकर के अंदर क्या होता है, वाष्प दाब जल्दी बनता है, इसलिए खाना भी जल्दी बनता है। देखो, खाने में द्रव और ठोस दो अवस्थाएं होती हैं, जिसे हम सब्जी कहते हैं, भोजन, ठीक है। जैसे दाल हुई, आलू हो गया, ठीक। इन सब चीजों को जल्दी पकाने का तरीका क्या है कि हम कुकर का उपयोग करते हैं। कुकर के अंदर क्या होता है कि द्रव और वाष्प साम्यावस्था जल्दी बनती है, बहुत जल्दी बन जाती है, और जल्दी बनने के कारण चीजें जल्दी उबल जाती हैं, तो खाना जल्दी पकता है, ठीक। तो वाष्प दाब का अनुप्रयोग क्या है कि खाने को जल्दी पकाने के लिए कुकर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो आप कहेंगे क्योंकि इसमें वाष्प दाब जल्दी प्राप्त होता है। बस क्वेश्चन ये आएगा, वाष्प दाब का अनुप्रयोग में वाष्प दाब जल्दी प्राप्त होता है। दूसरी चीज, हम कहते हैं कि खाना बनाते समय या चीजों को उबालते समय नमक का उपयोग क्यों किया जाता है, क्यों हम चीजों को उबालते समय नमक डालते हैं, क्या वजह है। देखो, नमक एक अवाष्पशील, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल पार्ट है, मतलब ये वाष्प नहीं बनाता, ना ही वाष्प दाब बनाता है, लेकिन इसकी उपस्थिति में जो वाष्प दाब है वो घट जाता है। यानी अवाष्पशील घटक की उपस्थिति में वाष्प दाब घटता है, कम होता है, घट जाता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि उबलते समय या उबालते समय किसी चीज को नमक का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये एक अवाष्पशील घटक है जो वाष्प दाब को घटाता है। आप देखो, कोई भी सामान आप उबालोगे, दाल उबालोगे, उसमें हल्दी और नमक का उपयोग करेंगे, क्योंकि ये सारे नॉन वोलेटाइल पार्ट है। ये क्या करते हैं, लिक्विड की सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और नीचे के भीतर के कणों को ऊपर नहीं आने देते, तो जल्दी वाष्प का निर्माण हो जाता है, साम्यावस्था जल्दी आ जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि उबालते समय नमक का उपयोग किया जाता है, ठीक। एक क्वेश्चन आपने देखा होगा कि अगर टॉपिक को हम समझें या समझने की कोशिश करें टॉपिक को, तो आपने देखा होगा कि आइसक्रीम को लंबे समय तक जमे रहने के लिए, जल्दी जमाने के लिए नमक का उपयोग करते हैं। नमक का उपयोग किया जाता है आइसक्रीम को जमाने के लिए। एक्चुअली में मैंने अभी बताया नमक अवाष्पशील घटक है, तो ये वाष्प दाब को प्रभावित करता है, और वाष्प दाब जिस जिस घटक के लिए जरूरी होता है, जिस जिस कंपोनेंट पार्ट के लिए जरूरी होता है, उन सारे पार्ट को ये प्रभावित करता है। जैसे हिमांक, क्वथनांक। तो देखो, वाष्प दाब कम करता है, वाष्प दाब कम करने से क्या होता है, सबसे पहले नमक डालते, आइसक्रीम में नमक डालते हैं, तो वाष्प दाब, नमक क्या करता है, वाष्प दाब को घटाता है। वाष्प दाब घटने से क्या होता है, देखो, क्वथनांक तो बढ़ता है, क्वथनांक तो बढ़ता है, और हिमांक कम हो जाता है। हिमांक कम होने का मतलब है जो चीज पहले जिस तापमान पे पिघल रही थी, मतलब जम रही थी, उससे कम तापमान पर जमने लग जाएगी, कम हो गया ना हिमांक, तो हिमांक घट गया। मान लीजिए कोई चीज 0 डिग्री सेल्सियस पे जम रही थी, नमक की उपस्थिति में 10 पर जमने लग जाएगी, ठीक है, तो हिमांक में कमी आ गई, क्योंकि हिमांक के लिए पहले अपन 0 तक जा रहे थे, अब अपने को 10 तक ही जाना पड़ रहा है, तो कमी आ गई ना भाई। पहले हमको 100 मीटर की रेंज कवर करनी पड़ रही थी, अब हम 80 पर कवर करके ही पहुंच जा रहे हैं वहां पर, तो इसका मतलब है हिमांक में कमी आती है। इसलिए नमक को मिलाया जाता है बर्फ के अंदर, ताकि उसका गलनांक कम हो जाए, ठीक है, और वो आसानी से आइसक्रीम को जमाने के लिए उपयोगी हो जाए। तो ये वाष्प दाब का फैक्टर है कि जितने भी अवाष्पशील विलेय हैं, अवाष्पशील विलेय, जैसे नमक हो गया सर, और क्या हो गया, यूरिया, कहाँ गया, यूरिया, ठीक, शक्कर हो गई, चीनी, शर्करा जिसे हम कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ऑयल, ये सारे सब्सटेंस नॉन वोलेटाइल होते हैं, अवाष्पशील होते हैं, और सब के सब एक ही काम करते हैं, वाष्प दाब में कमी को दर्शाते हैं, और वाष्प दाब की कमी क्वथनांक को बढ़ाती है, चीजें जल्दी उबलती हैं। वाष्प दाब कम है, चीजें जल्दी उबलेंगी, नमक इसलिए डाला जाता है।
हिमांक में कमी आएगी, जल्दी जम जाएंगी चीजें, अधिक ताप पर ही जमने लग जाएंगी चीजें। आपने देखा होगा ब्याह में जाते हैं, ब्याह में फ्री की आइसक्रीम खाने, सबके सब गए होंगे, मैं भी गया हूं। ठीक, वो लकड़ी वाली आइसक्रीम को एक चैम्बर होता है लोहे का, उसके अंदर बर्फ होती है, बर्फ के अंदर वो नमक डालता है, आपने देखा होगा, और लंबे लंबे सांचे होते हैं जिनके अंदर एक डंडी डाल के आइसक्रीम भर के वो 1 मिनट के अंदर आइसक्रीम जमा देता है और हम सब टूट पड़ते हैं उसके ऊपर। क्या होता है कि इंस्टेंट वो चीज फ्रीज हो जाती है। वो इंस्टेंट फ्रीज होने का मतलब है कि अधिक ताप पर भी हिमांक आ गया, यानी हिमांक में कमी आ गई। तो ये वाष्प दाब में कमी के कारण ही होता है, और जिसका मुख्य कारण क्या है, अवाष्पशील घटक है। ये लॉजिक मैं आपको समझाना चाह रहा था। प्लाज्मा क्या है, व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस, ये 3 अवस्थाएं तो हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा एक अवस्था होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा अवस्था को हम ऐसा कह सकते हैं कि प्लाज्मा दरअसल एक अवस्था नहीं है, प्लाज्मा एक मध्यस्थ अवस्था है जो 2 अवस्थाओं को मिलाकर बनाई गई है। मतलब ठोस और द्रव, इन दोनों को अगर मिलाकर हम ऐसी स्टेट में पहुंचा दें कि वो तरल पदार्थ के रूप में बदल जाए। जैसे शहद हम कह सकते हैं कि ऐसा लगता है किसी सॉलिड यानी ठोस अवस्था का भाग है, लेकिन द्रव अवस्था में पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने पानी लिया, उसमें चीनी घोलते गए तो चाशनी बनाया। अब रसगुल्ले की चाशनी से चीनी अलग नहीं कर सकते, वो उड़ेगी तो सारी एक साथ ही उड़ेगी। मतलब एक ऐसा संगठन तैयार करें जिसमें ना ठोस अवस्था बचे ना द्रव अवस्था बचे, एक अलग ही अवस्था प्राप्त हो जाए, उस अवस्था को हम कहते हैं प्लाज्मा अवस्था। इसके अलावा एक और अवस्था होती है जिसको बॉस-आइंस्टीन अवस्था कहते हैं। ये द्रव की 5वीं अवस्था है, और इस द्रव की 5वीं अवस्था को मैं आपको समझाना चाहूंगा। ठीक, कि द्रव की टोटल 5 अवस्था होती है। देखो पहला क्वेश्चन तो यही आ गया आपके सामने कि द्रव की 5 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, बॉस-आइंस्टीन अवस्था कहते हैं इसको। ऐसा कहते हैं कि 1,00,000 वे भाग की वायु से कम घनत्व की वायु को पृथक करके इसे प्राप्त किया जाता है। मान लीजिए वायुमंडल में ऐसी वायु है जिसका घनत्व बहुत ज्यादा है, उसके 1,00,000वें भाग से कम घनत्व की वायु को इकट्ठा करके जमा कर हम जो अवस्था प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं बॉस-आइंस्टीन अवस्था। और यह अवस्था द्रव की 5वीं अवस्था है। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, देन हम पढ़ेंगे बॉस-आइंस्टीन स्टेज ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक, 1,00,000वें भाग की वायु से कम घनत्व की वायु को पृथक करने से प्राप्त होती है। अब ये महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जैसे हमने केशिकत्व एक टॉपिक पढ़ा था, केशिकत्व। ठीक, केशिकत्व क्या होता है? चीजों का ऊपर चढ़ना। खेती करते समय आपने सुना होगा कि पहले भाई खेत में जोत लगा दो, उसके बाद बीज डालेंगे। तो ऐसा क्या होता है कि उसमें जोत लगाई जाती है। दरअसल क्या होता है, मिट्टी में छोटी छोटी कैपिलरी केशिकत्व भाग होता है, जब हम उसे खोद देते हैं तो उसमें नमी जो होती है वो खत्म हो जाती है, तो केशिकत्व का गुण बढ़ जाता है। तो इसलिए खेती करने से पहले उसमें फावड़े चलाए जाते हैं या उसकी जोत लगाई जाती है। ठीक है, चीजों का ऊपर बढ़ना या नीचे जाना, मेनिस्कस जो प्राप्त होता है केशिकत्व के दौरान, कि पानी का तल क्या होगा, शहद का तल क्या होगा, पारे का तल क्या होगा। आपने देखा होगा जब पानी किसी नली में चढ़ता है तो वो इस प्रकार का पॉइंट बनाता है, जल। ठीक, लेकिन अगर पारे को आप किसी नली में चढ़ाओ थर्मामीटर में तो वो इस प्रकार के पॉइंट को बनाता है, पारा। तो ये जो दोनों कैरेक्टर हैं, पारे का कैरेक्टर ये है और जल का कैरेक्टर ये है, ये जो दोनों कैरेक्टर हैं, ये दोनों कैरेक्टर केशिकत्व को दर्शाते हैं। केशिकत्व, कैपिलरी सिस्टम। ठीक, ये वाला जो पॉइंट है, अगर किसी स्टेज से हम कोण बनाना चाहते हैं तो आसानी से बना सकते हैं। ठीक, लॉजिकली समझा सकते हैं। तो ये केशिकत्व पे डिपेंड करता है। हालांकि इतने लॉजिकली क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, बस आपसे यही पूछा जाता है कि पारे का ऊपर चढ़ना किसका गुण है, बस इतना ही बताना है। केशिकत्व गुण है। खेत की जोत क्यों लगाई जाती है? केशिकत्व बढ़ाने के लिए, ताकि पानी अच्छी तरह से मिट्टी पी सके।
तो ये सारे लॉजिक हैं केमिस्ट्री के, केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, जिससे हम पढ़ सकते हैं कि जनरली केमिस्ट्री में जो लॉजिकल टॉपिक्स हैं वो यही हैं जो आपके काम आएंगे। थैंक यू सो मच। बाकी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में।